हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और उसके बाद में कॉटन इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे अगर समय रहा तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री पर इस पर हमारा फोकस है। इसमें आपको यूपीएससी के लेवल पर या एमपीपीएससी में भी आपको एक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक इंडस्ट्री जो है किसी भी देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन की आधारशिला है, फाउंडेशन है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर बेसिक इंडस्ट्री की प्रोग्रेस अगर नहीं हुई तो फिर अपने देश में या किसी भी जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन होना बहुत कठिन काम है। और इसी कारण से आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन में या औद्योगिकरण में प्रगति हुआ, वैसा प्रगति आप पाकिस्तान में नहीं देखते हैं, या दूसरे जगह दूसरे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। हालांकि उनके पर कैपिटा इनकम हमारे से बहुत सारे देशों का हमसे ज़्यादा है, बिकॉज हमारे पास में हैवी पॉपुलेशन है। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात आएगी, जब बेसिक इंडस्ट्री की बात आएगी, तो उसमें जो 1947 के बाद में जो भी देश आज़ाद हुए हैं उसमें चाइना को छोड़ करके बाकी देश में हमारे देश का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण की जो प्रगति है वो बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न आप देखेंगे कि जैसे कि जब देश आज़ाद हुआ तो सिर्फ 1 मिलियन टन स्टील का प्रोडक्शन होता था। उसमें भी अगर 1.3, उसमें भी आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ जो टिस्को है, टाटा आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर, उसके द्वारा प्राइवेट सेक्टर में 1 मिलियन टन स्टील का उत्पादन किया जाता था। और इसके अलावा जो इसको है माने इंडियन आयरन एंड स्टील दुर्गापुर में है, तो वहाँ पर 0.3 मिलियन स्टील का प्रोडक्शन होता था 1947 में। आज जो हम देख रहे हैं वो 2014 और 15 के मान से तो हमारे देश में 91.5 मिलियन टन स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है, जो एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। और हिंदुस्तान 4 जो इम्पोर्टेंट जो वर्ल्ड के कंट्री हैं, खास करके चाइना, जापान, यूएसए और इंडिया, इसमें चौथा सबसे बड़ा क्रूड आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है। वो ऐसा क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे देश में आज़ादी होने के बाद में 1956 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया गया, और जिसके तहत में आयरन एंड स्टील को ग्रुप या शेड्यूल ए में रखा गया। इसका मतलब ये था शेड्यूल ए में कि इस सेक्टर में गवर्नमेंट की मोनोपोली रहेगी, मतलब पब्लिक सेक्टर ही काम करेगा और दूसरे लोगों को स्टील उद्योग खोलने नहीं दिया जाएगा। हालांकि बाद में उसको रिवर्स किया गया है लिबरलाइजेशन पॉलिसी के तहत में 1991 के बाद में। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर या प्लेयर काम कर रहे थे उसको भी रोका नहीं जाएगा। मतलब जैसे जमशेदपुर में टिस्को काम कर रहा था, अभी भी कर रहा है, तो उसको रोका नहीं जाएगा। ये इस पॉलिसी का बेसिक मकसद था। और इसी पॉलिसी के तहत में आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में राउरकेला में, सलेम में, भिलाई में, बोकारो में, दुर्गापुर में, इन सारे जगहों में बड़े बड़े स्टील के फैक्ट्रीज लगाए गए, जहाँ पर कि बड़े तादाद में स्टील का प्रोडक्शन किया जा रहा है। हिंदुस्तान इस मामले में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है कि यहाँ पर अगर आप जैसे भिलाई का स्टील प्लांट लेंगे तो आप देखेंगे, या बोकारो का, तो आप क्या पाते हैं कि स्टील प्लांट के लिए 2 चीज़ जरूरी होता है। रॉ मटेरियल्स में आयरन ओर और दूसरा है कोल। तो आप देखेंगे कि जो जैसे दिल्ली राजहरा का जो आयरन ओर है, वहाँ से भिलाई स्टील प्लांट के लिए वो आता है वहाँ से, और फिर कोरबा से कोयला आता है। तो बहुत नज़दीक में है जिस तरह से। और इसी तरह से छोटा नागपुर एरिया में बोकारो स्टील प्लांट है, उसी बेल्ट में राउरकेला स्टील प्लांट है। तो आयरन और कोल की एबिलिटी बहुत नज़दीक में अपने देश में है। तो अभी तक हिंदुस्तान में 4000 करोड़ रुपए
4,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है और करीब इससे 2.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। फर्स्ट प्लान में, सेकंड प्लान में बहुत उत्तरोत्तर ढंग से स्टील इंडस्ट्री में विकास हुआ, लेकिन उसके बाद में थर्ड प्लान में आकर के उस समय में ग्रोथ में हम देखते हैं या वृद्धि दर में कमी आ गई। उसका रीजन क्या था? पावर शॉर्टेज। जिस तरह से हमें बिजली का उत्पादन करना चाहिए था उतना हम नहीं कर पाए और जिसके कारण से पावर शॉर्टेज होने के कारण से हमारा जो ग्रोथ रेट है वो स्लम्प डाउन हुआ। और उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल रिलेशन, जैसे कि दुर्गापुर में यूनियन में और मैनेजमेंट में झगड़े होने के कारण से, स्ट्राइक होने के कारण से, इसका भी इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्टिविटी पर हुआ। और उसके अलावा इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ कोल। अब इसमें हाई ग्रेड कोल की ज़रूरत होती है, कोकिंग कोल की, और इसकी जो अनुपलब्धता, इसके कारण से जो है वो प्रोडक्टिविटी पर असर हुआ। और लेकिन धीरे धीरे इमरजेंसी के दौरान में इसमें जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होता है दोस्तों? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये वो टर्म हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए कि इसका उदाहरण मैं देता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक किसी भी इंडस्ट्री का या फैक्ट्री का 100 टन पैदा करने का, प्रोड्यूस करने की क्षमता है, तो उसका जो यूटिलाइजेशन हुआ वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है 100 टन, लेकिन 100 टन होता नहीं है। तो मान लीजिए अगर 80 है या 85 है या 90 है, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उसको बोलते हैं 80% या 90%। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन 80% से अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी हो रहा है। ये समझने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स हैं जिसको आपको आत्मसात करना होगा, याद करना होगा, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो हम 1975 से लेकर 77 तक के बीच में क्या देखते हैं कि हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 90% तक पहुंच गया था, 90%। और अवेलेबिलिटी ऑफ कोल और इसके अलावा रॉ मटेरियल्स और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ और पावर जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। और पहले जो स्ट्राइक या जो बैड इंडस्ट्रियल रिलेशंस थे बिटवीन द मैनेजमेंट एंड लेबर, उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ। तो इसके कारण से स्टील का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। अब इसके बाद में गवर्नमेंट ने 1974 में सेल का स्थापना किया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है आपसे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में क्या किया दोस्तों? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। और इसके तहत में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बोकारो को रखा गया, उसके बाद में भारत कोकिंग लिमिटेड को, और उसके बाद नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो बैलाडीला बस्तर में काम कर रहा है और जहाँ पर बहुतायत में लॉ अयस्क मिल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ उसको लॉ अयस्क को या दूसरे जो मिनरल्स हैं उसको देखने के लिए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो स्थापना की गई थी, तो उसको भी सेल के अंदर में किया गया। और इसके तहत में जो से सलेम स्टील प्लांट है या हिंदुस्तान स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है या बोकारो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बोकारो है, तो इन सब जो स्टील जो फैक्ट्रीज हैं हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं उसको इंटीग्रेट करने का काम जो है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से किया गया। और हालांकि जो जैसे कि अभी हमने बताया कि जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है वो लगातार ठीक बेहतर ढंग से काम नहीं किया हमारे देश में। उसका रीज़न ये रहा है कि हमेशा कोल की अवेलेबिलिटी कम रही है या पावर शॉर्टेज रहा है या ट्रांसपोर्ट में या रेल ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हो गया है। तो इसके कारण से जो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ कोल है, जैसे मैंने आपको कोकिंग कोल के बारे में बताया, तो और फिर इंटरनेशनल मार्केट, अगर इंटरनेशनल मार्केट में स्टील के प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं तो हमारा जो स्टील है वहाँ पर कम्पीट नहीं कर पा रहा है।
दूसरा हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाने के कारण से इंटरनेशनल मार्केट में हम compete नहीं कर पाए, जिसके कारण से भी प्रोडक्टिविटी हमारी कम हुई है, उस पर असर पड़ा है। तो इस तरह से अब जो हम अभी जो इसका जो असेसमेंट करते हैं आज़ादी के बाद से अभी तक के लिए, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि शुरुआत में हमारा जो प्रोडक्शन था वो 1.3 मिलियन टन था, और अब जो है वो बढ़ के कितना हो गया 91.5 मिलियन टन। इस पीरियड में एक और डेवलपमेंट हुआ, और वो क्या है कि रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट, रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट, इस तीनों में हमने काफ़ी प्रगति किया। और अभी आप देखेंगे बोकारो स्टील प्लांट जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, इसका जो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, जो बनाया है, वो इंडिजिनियसली बनाया गया है। मैंने मतलब अधिकांश काम जो है ना खुद के इंजीनियर्स ने किए हैं, और इस तरह से वो स्टील प्लांट तैयार किया गया है। तो ये हमारा सबसे बड़ा उपलब्धि है। तीसरा जो फैक्टर है वो है मिनी स्टील प्लांट, जिसको कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यूनिट भी बोलते हैं, मिनी स्टील प्लांट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1956 का जो इंडस्ट्री पॉलिसी स्टेटमेंट था गवर्नमेंट का, उसमें उन्होंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को कहाँ रखा था, शेड्यूल ए में। तो शेड्यूल ए का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो प्रोडक्शन होगा या फैक्ट्री जो खोले जाएंगे वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर में खोले जाएंगे। अब 1991 के बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया कि गेव लाइसेंसेस टू मिनी स्टील प्लांट्स, और अभी जो वर्तमान स्थिति है वो है 30%। जो हमारे देश में जो टोटल जो स्टील का प्रोडक्शन होता है उसमें मिनी स्टील प्लांट का जो शेयर है वो 30% है। ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और इस तरह से 179 मिनी स्टील प्लांट हमारे देश में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो प्रॉब्लम ये है कि आप देखेंगे कि 2014 और 15 के आंकड़े अगर आप लेते हैं तो एक्सपोर्ट जो है हमने 9.32 मिलियन टन किया है निर्यात, मैंने सॉरी इंपोर्ट जो मैंने आयात जो किया है वो 9.32 मिलियन टन किया है, जबकि एक्सपोर्ट जो है वो हमने किया है 5.59 मिलियन टन। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान अभी भी जो है वो नेट इंपोर्टर ऑफ स्टील है, नेट इंपोर्टर ऑफ। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट इंपोर्टर। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि नेट एक्सपोर्टर, मतलब उसको माइनस करेंगे। तो इसी तरह से हिंदुस्तान जो है वो अभी भी नेट इंपोर्टर ऑफ स्टील बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो इंपोर्ट है वो 9.32 मिलियन टन है, जबकि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 5.59 मिलियन टन है। इसमें सुधार की गुंजाइश है। हालांकि अभी जिस दिन से लिबरलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट किया गया है और गवर्नमेंट ने टैरिफ ड्यूटी में भी रिडक्शन किया है और इसके बाद में मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी किया है, मॉडर्नाइजेशन एंड आधुनिकरण और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, माने नए नए टेक्नोलॉजी को स्टील उद्योग में लगाया गया है। तो और कंपलसरी कॉस्ट रिडक्शन को भी बढ़ावा दिया गया है ताकि जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करे और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो सके। तो गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो ऑप्टिमम, जो मैंने आपको बताया, कैपेसिटी, ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। तो अब धीरे धीरे जो
हमारा देश आज़ादी के समय में लगभग शून्य पर स्थित था, पूरी तरह से एक कॉलोनी के रूप में कन्वर्ट हो गया था और कैपिटल इंडस्ट्री और बेसिक इंडस्ट्री के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था। वहाँ पर आज की तारीख में हम चौथे नंबर का कंट्री हो गए हैं एज फार एज द स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर कंसर्न। यह हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। लेकिन अब इसके साथ ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया जाए। जैसे अभी हमने बताया कि अगर हमें 100 टन उत्पादन करने का है तो कम से कम हम 90 टन जरूर उत्पादन करें, 85 टन जरूर उत्पादन हो, ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। ये नहीं होगा कि आप 50-60 टन उत्पादन करें जहाँ पर 100 टन का आपका कैपेसिटी है, तो फिर वो घाटे का सौदा हो जाएगा। तो इस तरफ विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस पीरियड में गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा जो है वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर ध्यान दिया है, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में हम compete कर सकें, चाइना से हम compete कर सकें। अगर आप देखेंगे, आपको मैंने एक डाटा दिया है कि आप देखिए कि 2014-15 में चाइना का जो प्रोडक्शन है वो 822.7 मिलियन टन है और हमारा जो है वो 91.5 मिलियन टन है। जापान का 110.7 मिलियन टन है। तो यदि हम चाइना से उसकी तुलना करते हैं तो हमारा अचीवमेंट बहुत कम है, जबकि हमारी पोटेंशियलिटी चाइना से किसी भी मामले में कम नहीं है, क्योंकि हमारे पास में कोल की भी प्रचुर मात्रा है और आयरन ओर की भी प्रचुर मात्रा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोर और आयरन दोनों आसपास ही मिलते हैं हिंदुस्तान में, जिसके कारण से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमारा कम होना चाहिए। यदि हम बहुत सारे अन्य बिंदुओं पर ध्यान दें, जैसे कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट, जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और जो नए नए तकनीकी विकास हो रहा है उसको अपने यहाँ लाएं, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी जो पुराने जो टेक्नोलॉजी हैं जिसके कारण से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको हम हटाने का प्रयास करें। अगर ये सब पॉइंट्स करें तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान चाइना से compete कर पाएगा। अब दोस्तों, अब चलते हैं कि स्टील और आयरन और स्टील उद्योग में क्या क्या प्रॉब्लम है, समस्याएं क्या क्या हैं। तो पहला है इनइफिशियंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब जैसे मैंने आपको लिबरलाइजेशन या उदारीकरण के टॉपिक में बताया था कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन करने के लिए 1991 में क्यों तत्पर हुआ, क्यों मजबूर हुआ? बिकॉज बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, माने केंद्र सरकार के भी और स्टेट गवर्नमेंट के जो सेक्टर थे वो नॉन प्रॉफिट या लॉस में जा रहे थे, तो लॉस मेकिंग इंडस्ट्री हो गए थे। और उससे क्या हो रहा था, उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए फिर जनरल बजट का सहारा लेना पड़ता था, और ताकि उसको चलाया जा सके, और सरकार उसको मदद करती थी। अल्टीमेटली हिंदुस्तान की जो गरीब जनता है, और बजट जो बनता है, टैक्स जो आप कलेक्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली किससे टैक्स लेते हैं? आम जनता से लेते हैं, चाहे वो सिर्फ डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन की तरफ मजबूर हुई। अब जो अभी पहला जो फैक्टर है वो इनइफिशियंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर, माने पब्लिक सेक्टर की अक्षमता। इसका अक्षमता क्यों है कि टॉप मैनेजमेंट में जो है वो इनइफिशियंट लोग या अक्षम लोग बैठे हुए हैं। नंबर एक, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। दूसरा, कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो मंत्रियों पर डोल दो, ताकि अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो हम उससे बच निकलेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने का जो मादा है वो जो टॉप मैनेजमेंट में नहीं होने के कारण से डिसीजन लेने में काफ़ी विलम्ब होना, और इसके कारण से उसका असर प्रोडक्शन पर पड़ना, और अगर प्रोडक्शन पर पड़ेगा तो उसका असर मार्केट पर पड़ेगा। तो उसके अलावा अंडर यूटिलाइजेशन, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर किसी फैक्ट्री का उत्पादन करने की क्षमता 100 टन है और आप 60 टन कर रहे हैं या 50 टन कर रहे हैं या 40 टन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी।
और जब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लॉस मेकिंग इंडस्ट्री बन जाएगा, क्योंकि तब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और तब आप इंटरनेशनल मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में आप compete नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो फैक्टर थे वो पब्लिक सेक्टर को लॉस मेकिंग इंडस्ट्री बना दिया। तो और आप जानते हैं कि इसमें पहले क्या था कि टोटल जो इंडस्ट्री जो खोला जाएगा आयरन स्टील का, उसमें पब्लिक सेक्टर में ही खोला जाएगा। तो इसके कारण से केवल जो प्राइवेट सेक्टर में जो टिस्को काम कर रहा था या उसके पहले और जो इंडस्ट्री काम कर रहे थे उसको तो उनको छेड़ा नहीं गया, वो भी काम कर रहे थे, लेकिन कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगाया जाएगा। लेकिन 1991 के बाद में क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारे मिनी स्टील प्लांट लगाने के लाइसेंस दे दिए। तो अब इसका प्रभाव क्या हुआ कि इसमें इस इंडस्ट्री में भी जान आने लगा, ये एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री हो गया है। एक दूसरा फैक्टर था एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट समय समय पर बहुत सारे आइटम का मूल्य निर्धारित करती है, जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी दिनों से उन्होंने इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस को नियमित किया और उसका प्रभाव क्या हुआ, उन्होंने इतना ही नहीं किया, कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन किया एमॉन्ग कंज्यूमर्स। तो उसका प्रभाव क्या हुआ, इसका प्रभाव हुआ ब्लैक मार्केटिंग और एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्टील। ब्लैक मार्केटिंग प्लस एक्यूट, बाजार में आप देखते हैं कि बाजार का एक काम होता है, वो सप्लाई और डिमांड के आधार पर काम करता है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट जो है इसमें हस्तक्षेप किया और उन्होंने स्टील प्राइसेस को भी निर्धारित करना प्रारंभ किया और इसके अलावा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील एमॉन्ग कंज्यूमर्स इसको भी निर्धारित करना प्रारंभ किया। उसका जो फॉलोआउट हुआ, उसका जो प्रभाव हुआ वो क्या था, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेसमैन इसमें उतर गए और उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर दिया और इसके कारण से एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्टील देश में व्याप्त हो गया। ये 2 माइनस पॉइंट था। अब वर्तमान स्थिति क्या है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस का जो रिजिम था उसको डिसमेंटल कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री इज नाउ फ्री टू फिक्स प्राइसेस। इंडस्ट्री इज नाउ, वो अपना मूल्य खुद निर्धारित कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर, इससे काफ़ी लाभ हुआ है। तीसरा फैक्टर क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी हम चाइना से इतना पीछे क्यों हैं, उसके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये मैं बता रहा हूँ। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, जितना हमारा क्षमता है उससे कम उत्पादन करना, दिस इज कॉल्ड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। जैसे कि किसी इंडस्ट्री का उत्पादन क्षमता है 100 टन और वो इंडस्ट्री मात्र 40 टन, 50 टन या 60 टन उत्पादन कर रही है, दिस मीन्स, या 80 टन से नीचे कर रही है, तो दिस मीन्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी वो कर रही है, अपने क्षमता का सही ढंग से दोहन नहीं कर रही है। 70-71 में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था 69%, 69, ये कम था। लेकिन 69 नहीं, 67। लेकिन टिस्को जो प्राइवेट कंपनी है जो टाटा का, उसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था उसी पीरियड में वो कितना था, 86%। आप डिफरेंस देख लीजिए। ये जो 67% है वो पब्लिक सेक्टर का है, जिसमें कि बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला और भिलाई और सलेम जो बड़े बड़े इंडस्ट्री स्टील उद्योग फैक्ट्री हैं, और यहाँ जो टिस्को का है वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है, 86%, मतलब 100 टन में से वो 86 टन का उत्पादन कर रहे हैं। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम और बेस कम होता गया, कभी ज़्यादा हुआ है कभी कम हुआ है, मतलब स्थिर नहीं रहा है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि टिस्को का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमेशा
पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग से हमेशा ज़्यादा रहा है। ये भी गौर करने वाली बात है कि दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तरह से 77-78 में जो हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखते हैं वो कितना देखते हैं, 75%। 75% ये डिप कर गया। मतलब हालांकि पब्लिक सेक्टर में बढ़ गया है, लेकिन अभी भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 80%, 85% पर नहीं पहुंचा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन फ्रॉम द 9th प्लान, 9वें प्लान से हम क्या देखते हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है हिंदुस्तान में, और इसमें बढ़ोतरी होने की आगे भी संभावना है। अगर हम 2-3 पॉइंट्स को क्लियर करें, अगर जो लेबर ट्रबल्स हैं उसको दूर करने का प्रयास करें, लेबरों के जो मजदूरों के जो उनके जो हित हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, जो काम करने के जो सुविधाएं होनी चाहिए, अगर उस तरह का हमने सुविधा प्रदान कर दिया। पावर सेक्टर को मजबूत करना होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर की खपत होती है। तो जैसे मैंने कहा कि 3rd प्लान के बाद में पावर शॉर्टेज से स्टील उद्योग को जूझना पड़ा और इसी कारण से प्रोडक्शन भी घटा। तो अब पावर सेक्टर को अगर मजबूत किया जाए और जो मजदूरों के जो काम करने के जो वातावरण है, जैसे उनका समय पर मजदूरी का भुगतान, उनको रहने की अच्छी व्यवस्था, उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर, अगर ये सब सारे चीज़ व्यवस्था किया जाए तो स्टील प्रोडक्शन दिनों दिन हिंदुस्तान में बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो आधारभूत जो संरचना है, माने इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि जो खनिज, लौ अयस्क और जो कोल है, वो हमारे देश में प्रचुर मात्रा में और आसपास में ही मिलते हैं। हाँ, कोकिंग कोल की समस्या से हमारा स्टील उद्योग जरूर जूझता है, क्योंकि उसे हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। तीसरा फैक्टर क्या है, सिकनेस ऑफ मिनी स्टील इंडस्ट्री। बहुत जो मिनी स्टील जो इंडस्ट्री है वो बहुत सारी समस्याओं से भी गुजर रहा है। पहला कि इनएडिक्वेट पावर सप्लाई, और जो स्क्रैप जो है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा होना, इसके कारण से स्टील जो मिनी स्टील जो इंडस्ट्री है उसके जो कार्य क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। इसको भी हमें दूर करने की आवश्यकता है। एक चौथा जो अभी मैंने आपको बताया वो क्या था, हाई क्वालिटी कोकिंग कोल। हाई क्वालिटी कोकिंग कोल का कमी होना, जैसे आप जानते हैं ब्लास्ट फर्नेस में हाई क्वालिटी कोकिंग कोल की आवश्यकता होती है स्मेल्टिंग के लिए, और हिंदुस्तान में इसकी जो मात्रा है वो कम है, हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है इसको भी सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। और हाई ग्रेड कोल के लिए दूसरे जो हमारे जो खदान हैं वहाँ रिसर्च करना, सर्वे करना, ताकि देश में ही हाई ग्रेड कोल का उत्पादन अधिक से अधिक हो, हमें आयात नहीं कराना पड़े। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और इसको अगर हम जल्द से जल्द इसको त्वरित अगर इस समस्या को अगर हम दूर कर लेंगे तो हमारा जो उत्पादकता है वो निश्चित रूप से ज़्यादा होगा। अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट क्या रहा है, 1992 से पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट सिंस 1992। व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट सिंस 1992? तो उन्होंने क्या किया कि प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल को 1992 से हटा दिया है।
आयरन एंड स्टील पर से, और दूसरा इंपोर्ट ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ स्टील्स आर नाउ फ्रीली अलाउड। इंपोर्ट्स पर भी किसी प्रकार की उन्होंने पाबंदी नहीं रखा है। और इसके बाद along with the deregulation of iron and steel, import duty on various items of steels were also reduced। तो इस तरह से जो हिंदुस्तान का जो स्टील उद्योग के जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है या प्रोडक्टिविटी है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें काफ़ी कमी होने से अब हमारे देश का जो स्टील उत्पादक इंडस्ट्रीज हैं वो डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में compete करने की स्थिति में हो गए हैं। अभी हम कॉटन इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉटन इंडस्ट्री हिंदुस्तान का सबसे पुराना इंडस्ट्री है और इसमें जो है वो सिंथेटिक कॉटन और कॉटन ये दोनों आएंगे। अभी जो हम देख रहे हैं कि पूरे इंडस्ट्रियल आउटपुट का 20% हिस्सा किसका है? कॉटन इंडस्ट्री का 20% हिस्सा है। और ये इंडस्ट्री आपने देखा होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमारे देश में वर्क कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान शुरू से ही कॉटन प्रोड्यूसिंग देश रहा है और इसमें जो है वो करीब 20 लाख 20 मिलियन पीपुल इसमें रोजगार पा रहे हैं, मतलब इससे जुड़े हुए हैं। 20 मिलियन पीपुल मतलब 2 करोड़ लोग कॉटन इंडस्ट्री में इससे उनको रोजगार मिली। मतलब सबसे बड़ा जो रोजगार परक जो इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में वो क्या है? कॉटन इंडस्ट्री है। और अराउंड 33% ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग, 33% ऑफ जितना हमारा एक्सपोर्ट अर्निंग होता है उसमें कॉटन इंडस्ट्री का जो हिस्सा है वो 33% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का महत्व है हमारे देश के अर्थव्यवस्था में। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काफ़ी विकास हुआ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो मिल सेक्टर का जो प्रोडक्शन जो परसेंटेज था प्रोडक्शन में वो था 79% इन 1950-51 में। 1950-51 में मिल सेक्टर का जो परसेंटेज था प्रोडक्शन में, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, वो था 79%। अब बदली हुई परिस्थिति में हम क्या देखते हैं? 2011-12 में इसका जो शेयर है अब मात्र 4% रह गया और जो डी लाइसेंस सेक्टर थे, डिसेंट्रलाइज सेक्टर जिसमें कि पावरलूम और हैंडलूम आता है, पावरलूम और हैंडलूम इसको बोलते हैं, पावरलूम और हैंडलूम को डिसेंट्रलाइज सेक्टर, इसका जो परसेंटेज है वो बढ़ के हो गया 96%। तो बहुत सारे, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे जो मिल हिंदुस्तान में कॉटन मिल्स काम कर रहे थे वो बंद हो गए, तालाबंदी के शिकार हो गए, क्लोजर हो गया ये, और इसके कारण से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। एक और जो इम्पोर्टेंट जो अभी तब्दीली आई है कि वो है कि जो ब्लेंडेड जो कॉटन है जिसमें कि सिंथेटिक यार्न का भी इस्तेमाल होता है, कॉटन का, वो और जो इसको पॉलिएस्टर जिसको बोलते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा खपत होने लगा है। उसका रीज़न क्या है कि एक तो कॉटन के कपड़े से उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो 4 गुना ज़्यादा होती है, वो वाशेबल ज़्यादा है, उसको रखने में या आयरन करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो लोग
अभी पॉलिस्टर कपड़े का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये कॉटन कपड़े से ज़्यादा महंगे होते हैं, फिर भी लोग उस तरफ जा रहे हैं। ये एक अलग ट्रेंड, पैटर्न ऑफ कंजम्पशन जो है ना टेक्सटाइल में हम ये देख रहे हैं। अब दोस्तों जो एक्सपोर्ट के एंगल से क्या देख रहे हैं, अगर आप 1960-61 में देखें तो हम मात्र 65 करोड़ रुपए का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे थे विदेशों में, मतलब बहुत ही मॉडेस्ट था। लेकिन 2013-14 में हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो टोटल 35,426 करोड़ 35,426 करोड़ रुपए इतना का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब उसी तरह से रेडीमेड कपड़े में 1960-61 में हम मात्र 1 करोड़ रुपए का निर्यात करते थे। अब जो है वो लगभग हम 4,000 करोड़ रुपए का 2013-14 के हिसाब से हम निर्यात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल या इंडस्ट्री के मामले में हमने काफ़ी प्रगति किया है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या क्या है? पहला तो है गवर्नमेंट कंट्रोल एंड हैवी एक्साइज ड्यूटी। दूसरा प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल्स। तीसरा क्लोजर ऑफ कॉटन मिल्स इन लार्ज नंबर्स। चौथा ऑब्सोलीट मशीनरी और टेक्नोलॉजी। तो इसमें मॉडर्नाइजेशन की सख्त जरूरत है। और इसके अलावा हाई कॉस्ट, जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा है, और स्टीफ कंपटीशन फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। हाई कॉस्ट एंड स्टीफ कंपटीशन फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। और इसके अलावा लास्ट में कंपटीशन फ्रॉम डिसेंट्रलाइज सेक्टर। डिसेंट्रलाइज सेक्टर में क्या क्या आते हैं? पावरलूम और हैंडलूम। कंपटीशन फ्रॉम, ये सारे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल में जैसे कि देखेंगे आप कि हिंदुस्तान में जो टोटल जो एकरेज है, जो कॉटन जहाँ पर कि उगाया जाता है, वो टोटल 26% ऑफ द वर्ल्ड एकरेज है। माने सबसे ज़्यादा जो है हिंदुस्तान में कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद हो क्या रहा है कि मात्र 10% हम टोटल विश्व का जो प्रोडक्शन है उसका सिर्फ 10% जो है ना हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कॉटन को, माना रॉ कॉटन को। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो इसके कारण से रॉ मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी रहती है, अनुपलब्धता रहती है। और दूसरा जो है वो फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस, कभी मूल्य में ज़्यादा कभी कम। तो इससे भी जो है किसान हतोत्साहित होता है। दूसरा जो अभी जो कॉटन इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी हैं वो पुराने पड़ चुके हैं, उसको मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है, ताकि जैसे कि जो इंडियन मिल इंडस्ट्री है उनके जो टेक्नोलॉजी सब पुराने पड़ गए हैं, उसको बदलने की ज़रूरत है। और उसका आधुनिकीकरण जब तक नहीं होगा तब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, और जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो जो मिल के द्वारा जो कॉटन का उत्पादन किया, टेक्सटाइल का उत्पादन किया जाता है, वो इंटरनेशनल मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में या जो डिसेंट्रलाइज जो सेक्टर है, जो पावरलूम और हैंडलूम, उससे compete नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। एक और जो अभी हमने स्टीफ कंपटीशन फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, उसका मतलब क्या हुआ? तो हमारे यहाँ जो टेक्सटाइल की जो
प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता बहुत ही लो है, और जिसके कारण से, और दूसरा हाई कॉस्ट है, तो इंटरनेशनल मार्केट में वो compete नहीं कर पाता है। तो सबसे पहली ज़रूरत क्या है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाया जाए, ताकि हम चाइना या दूसरे डेवलप कंट्री के टेक्सटाइल उद्योग से हम compete कर सकें, तो उनका प्रतिद्वंदी बन सकें और हमारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा विश्व के मार्केट में खपत हो। तो दोस्तों, ये सारे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको रेखांकित किया है, और इसके कारण से गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो सिक मिल थे उसको टेक ओवर किया, और उसके बाद में उन्होंने नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की स्थापना किया, और इसमें उन्होंने देखा कि जो 56 जो ऐसे जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, 66 वो वायबल नहीं है, लेकिन जो 53 है वो वायबल यूनिट है, तो उसको जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। कुल 119 मिल को उन्होंने एनटीसी ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, और उसको अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने सन 2000 में टेक्सटाइल पॉलिसी घोषित किया था। अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम 2-3 मिनट में आपको बता देते हैं। जिस तरह से टेक्सटाइल उद्योग को जापान से, चाइना से, ताइवान से और कोरिया से कंपटीशन मिल रहा है, उसके तहत में गवर्नमेंट ने सन 2000 ईस्वी में टेक्सटाइल पॉलिसी जारी किया, और उसमें जो उन्होंने जो उद्देश्य रखा वो ये था कि रेडीमेड गारमेंट्स में जो इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट है वो 11 बिलियन डॉलर से बढ़ा करके 50 बिलियन डॉलर 2010 में करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक टाइम बाउंड प्रोग्राम निर्धारित किया, जिसके तहत में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का काम शुरू करने के लिए निर्देशित किया, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन कॉटन इंडस्ट्रीज, ताकि ग्लोबल मार्केट में हमारा टेक्सटाइल compete कर सके। और इसी का नतीजा है कि ओवर द पीरियड जो है ना, हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब पहले के अपेक्षाकृत अभी ठीक ढंग से ग्रो कर रहा है, और जो पहले जो 24% का जो कैप लगाया था उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब 100% जो है उसमें FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन इसका जो एक कमी है वो ये है कि इस पर ये कैप नहीं लगाया गया कि आपको एक्सपोर्ट करना है, उस चीज़ को छूट प्रदान किया गया है। तो इसीलिए अब जो फॉरेन इंडस्ट्री हैं टेक्सटाइल में जो काम करते हैं वो तो सबसे पहले डोमेस्टिक मार्केट को कब्जा करेंगे, उसके बाद ही वो एक्सपोर्ट करेंगे। तो इससे हमारे जो दूसरे लोग जो इंडिजिनस इंडस्ट्री है, मतलब जो लोग हिंदुस्तानी लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, जो उसके ऑनर हैं, तो वो उससे प्रभावित होंगे। तो इसको भी दूर करने की ज़रूरत है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो विभिन्न प्रयास किए गए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि पिछले अगर 2002 से लेकर 2014 के बीच में जो रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ शेयर है वो हालांकि 2003 में 23.8% था। अगर एक्सपोर्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज भी से भी टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग का अगर आप अनुमान लगाएं
तो पूरे एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल का जो हिस्सा था वो 23.8 था 2002 और 2003 में। 2013-14 में घट करके 11.3 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी कम होती जा रही है। तो उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट नंबर 1, नंबर 2 आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, तीसरा स्टीप कंपटीशन फ्रॉम फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारे जो नए जो इंडस्ट्री हैं, खास करके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ये इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम्पीट कर रहे हैं और इसी कारण से हिस्सेदारी एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल की घटी है। हालांकि रेट ऑफ ग्रोथ, जहाँ तक टेक्सटाइल की बात आप करेंगे तो उसमें रेट ऑफ ग्रोथ में कोई ज़्यादा कमी नहीं हुई है और 2013-14 में ये रेट ऑफ ग्रोथ था 12%। तो अब अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो बहुत सारे जो अगर हम उसको मॉडर्नाइज कर देते हैं, अगर पावर एबिलिटी को बढ़ा देते हैं, अगर उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाते हैं, तो उस स्थिति में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी एक्सपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है।